चलिए, आज हम लोग को पढ़ना था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट किंगडम, मतलब किस किस तरीके से जो इसके फर्दर किंगडम में जो डिफरेंट फाइलम हम लोग देखते हैं, तो डिफरेंट जो फाइलम का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस किस बेसिस पे हुआ है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जिसमें देखते हैं कि ब्रायोफाइटा ग्रुप कैसे बना, फिर थैलोफाइटा कैसे बना। तो सभी के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, कैरेक्टर का सिमिलरिटीज है। इस वजह से सभी अलग अलग फाइलम बनाया गया उस पर्टिकुलर किंगडम में, और उस पर्टिकुलर फाइलम में अलग अलग प्लांट स्पेसीज रखे गए। तो आज हम लोग सिंपल ये समझना है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सब स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया प्लांट के केस में, तो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। गौर से समझिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनायुस के द्वारा दिया गया था, गिवन बाय कैरोलस लिनायुस। और इन्होंने क्या किया था, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंसीडर किया था। कौन कौन से कैरेक्टर को कंसीडर किया था, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस किस बेसिस पे किया गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर लाइक हैबिटेट के बेसिस पे, उसके पर्टिकुलर कलरेशन के बेसिस पे, फिर उसके नंबर एंड शेप ऑफ लीफ के बेसिस पे, लीव्स के बेसिस पे क्या किया गया, कैरेक्टराइजेशन किया गया। और उसका फिर देखा गया क्या, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर देखा गया, उसका जो उसके अंदर जो एंड्रोसियम है किस तरीके का उसके अंदर प्रेजेंट है, उसका जो मेल पार्ट है किस तरीके का स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया था। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसको लास्टली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, तो इसके ड्रॉबैक्स के कारण, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे इसको देख लेते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? तो इन्होंने क्या इन्होंने क्या किया कि वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर वाले जो भी बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव sexual and vegetative characteristics gave इक्वल इम्पोर्टेंस। दोनों कैरेक्टर को इन्होंने क्या किया था, जो भी प्लांट का कैरेक्टराइजेशन किया था उसमें दोनों कैरेक्टर को क्या किया था, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था। दूसरा क्या था इसमें दूसरा क्या था कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो प्लांट के होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर द्वारा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हम बाद में किसी भी प्लांट स्पीशीज को पहचानने में दिक्कत होती थी। तो एज वेजिटेटिव कैरेक्टर easily affected by environment। और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट, जो कौन से प्लांट कब कब ओरिजिनेट हुए हैं धरती पर, वो सभी के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश वो नहीं कर पाए थे।
कि कौन से प्लांट किस टाइम में धरती पे आए हैं और किस प्लांट का इवोल्यूशन जेनेटिक, जो भी मतलब जेनेटिक एनालिसिस करने के बाद जो भी उसका जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, वो सभी के बीच में इन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। इस वजह से क्लियर पता नहीं चला कि कौन से प्लांट का इवोल्यूशन धरती पे किस टाइम में हुआ है, ये इन्होंने नहीं बता पाया। the relationship between different plant was not considered। ये कंसीडर नहीं किए थे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि कौन से प्लांट का जो रिलेशन है किस प्लांट से कंसीडर होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले थैलोफाइटा आया, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, टेरिडोफाइटा आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म आया। तो क्या एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है कि पहले क्या था, कुछ वैसे प्लांट धरती पे आए जिसके पास क्या था, ना रूट था ना लीफ था, सिंपली क्या था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे प्लांट आए जिसमें क्या हुआ, थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, उसमें ट्रू रूट एब्सेंट थे तो उसको क्या बोला गया, ब्रायोफाइटा बोला गया। फिर उसके बाद जो रूट वाले जो प्लांट इराइज होने लगे उसको क्या बोला गया, टेरिडोफाइटा बोला गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए वो रिलेशनशिप क्या था, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, एब्सेंट था। दूसरा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते क्या है कि जो साइंटिस्ट जो थे वो साइंटिस्ट कौन से थे, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था, कि दिया था इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम को। और इन्होंने क्या किया था कि एक बुक इन्होंने लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, जेनेरा प्लांटेरम। एक तरह का क्या है, ये बुक है। इस बुक में इन्होंने क्या किया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया था। और बाद में जब इसको देखा गया तो देखा गया क्या कि ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। तो क्लासिफिकेशन इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये किस बेसिस पे था, बेस्ड ऑन पहला जो था मॉर्फोलॉजी का स्टडी करके किया गया कि वो दोनों एक्सटर्नल कैरेक्टर उनका क्या क्या है, जो भी प्लांट हम लोग देख रहे हैं उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। फिर देखा गया क्या कि उसका एनाटोमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उस प्लांट का। फिर तीसरा जो कैरेक्टर देखा गया वो साइटोलॉजी देखा गया, उस पर्टिकुलर उस प्लांट के सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, उसके सेलुलर कंपोनेंट क्या क्या है, उस बेसिस पे देखा गया। फिर देखा गया फिजियोलॉजिकल उसका क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो किस तरीके से करता है। तो ये सभी कैरेक्टर के बेसिस पे क्या किया गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। दूसरा क्या, ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि उसमें इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है। फिर देखा गया क्या, साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो भी केमिकल कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके साइटोकेमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। तो ये सभी क्या कभी सॉरी इन्होंने सभी का क्या किया, स्टडी करके फिर इन्होंने क्या किया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन इसके भी कुछ डिमेरिट्स है। इन्होंने क्या किया था कि जैसा कि हम लोग जिम्नोस्पर्म को अलग अलग फाइलम में पढ़ते हैं, अलग उसका डिवीजन है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है इसको क्या किया था, डाइकोट प्लांट इन्होंने पहले बनाया, फिर बनाया मोनोकोट और डाइकोट प्लांट, दो इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। और इसके बीच में क्या किया था, जिम्नोस्पर्म को क्या किया था, इंक्लूड कर दिया था। जिसके वजह से इसको क्या किया गया, ड्रॉबैक, इस ड्रॉबैक के कारण इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर देखा गया क्या कि इसमें ये इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये भी नहीं बता पाए थे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब किसी भी प्लांट का जब जेनेटिक एनालिसिस करते हैं कि कौन प्लांट का किस प्लांट के बाद इवोल्यूशन हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। या सिंपल बोलिए कि हम जब किसी प्लांट का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि वो कैसे इवॉल्व होकर धरती पे आया होगा,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर प्लांट का या जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो इन्होंने नहीं बता पाए थे। तो इसके दो डिमेरिट्स के कारण, और भी इसके डिमेरिट्स हैं, तो ये पर्टिकुलर जो मेन डिमेरिट्स के कारण क्या हुआ कि इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट जो आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लाइन कट गई, वेट कीजिएगा आप लोग। हाँ, नेक्स्ट जो थर्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो क्या था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, इसी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट, बाकी दो क्लासिफिकेशन सिस्टम से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड इसी को किया जाता है। क्योंकि ये जो किस बेसिस पे किया गया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन सा बेसिस था जिसके ऊपर मतलब डिफरेंट प्लांट को क्लासिफाई किया गया था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बेसिस था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि कब किस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसीज का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया कि किसके बाद कौन से प्लांट का डेवलपमेंट धरती पे हुआ हो। और ये इससे हम लोग को पता चल जाता है, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू रिलेशनशिप among organism and assume that organism belonging to the same taxa have common ancestor। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है या जो पर्टिकुलर प्लांट है वो किस पर्टिकुलर सेम टेक्सा में रखा जाए, और वो जो सेम टेक्सा में रखा जाए उसके जो एंसेस्टर हो क्या हो, कॉमन। जैसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं एल्गी वगैरह की बात करते हैं, एल्गी में जब देखिएगा उसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है, तो वो सभी को आप पर्टिकुलर कैरेक्टर मिलाने के बाद उसको क्या बोला गया कि ये सभी क्या है, कॉमन, इसके कॉमन एंसेस्टर होंगे, इसलिए उसको क्या किया गया, एक सेम टेक्सा में डाल दिया गया, उसका नाम क्या था, थाइलोफाइटा। तो इस तरीके से क्या किया गया, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया गया उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख करके। फिर ये तो एक कैरेक्टर हो गया, इसको दिया किसने था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप गिवन बाय इंगलर एंड प्रेंटल। फिर ये तो हो गया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या किया, और भी सारे एविडेंस को कंसीडर किया कि अगर मान लीजिए कोई फॉसिल्स नहीं प्रेजेंट है तो किस पर्टिकुलर बेसिस पे कंसीडर किया गया कि किस प्लांट का कब इवोल्यूशन हुआ है। तो उसमें देखा गया क्या, साइटोटैक्सोनॉमी का स्टडी किया गया, साइटोटैक्सोनॉमी। फिर देखा गया क्या, दूसरा जो है केमोटैक्सोनॉमी। ये सभी का स्टडी किया गया उस पर्टिकुलर प्लांट के। अगर मान लीजिए किसी प्लांट का फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम इस टैक्सोनॉमी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं
कि हाँ ये चीज इसमें प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, इसको हम इस ग्रुप में रखते हैं। जैसे मान लीजिए साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं। पहला जो है इसमें साइटोटैक्सोनॉमी, जैसे नाम से पता चल रहा है, साइटो मीन्स होता है सेल, और जब पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम नंबर हैं, क्रोमोजोम का क्या स्ट्रक्चर है, उसका मियोटिक और किस तरीके से माइटोटिक प्रोसेस का मियोटिक या माइटोटिक प्रोसेस वो किस तरीके से कर रहा है, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या किया गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन provided by comparative साइटोलॉजिकल स्टडी। साइटोलॉजिकल स्टडी जानते हैं आप लोग क्या होता है, जब पार्टिकुलर सेल का, किसी पार्टिकुलर सेल का जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो इसमें कंपैरेटिव याद रखिएगा, मतलब मान लीजिए बहुत सारे क्या है फॉसिल्स मिले हुए हैं या बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, उसका हम क्या करते हैं, आपस में कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी करके तब हम क्लासीफाई करते हैं। तो इस बेसिस पे हम किस किस का स्टडी करते हैं कि उसके अंदर क्रोमोजोम कितना है, क्रोमोजोम के अलावा फिर देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पार्टिकुलर क्रोमोजोम का। फिर हम देखते हैं क्या कि उसके अंदर मियोटिक बिहेवियर कैसा कैसा वो शो कर रहा है, जो सेल है वो किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, मियोटिक बिहेवियर उसको बोलते हैं, या माइटोटिक बिहेवियर। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। फिर जो तीसरा जो था, दूसरा जो है केमोटॉक्सी है, केमोटैक्सोनोमी सॉरी, जो दूसरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, केमोटैक्सोनोमी। केमोटैक्सोनोमी में क्या देखा गया कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन based on characteristics of various chemical constituent, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, chemical constituents based on various chemical constituent of organism like उस पार्टिकुलर सेल के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, फिर देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर देख रहे हैं क्या कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन कंपोनेंट है, फिर देख रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस पार्टिकुलर केमिकल के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इसको क्या बोला गया, केमोटैक्सोनॉमी बोला गया। और जो नेक्स्ट जो थर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें क्या देखा गया कि जब क्लासिफिकेशन नंबर और कोड असाइन किया गया पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और उस पर्टिकुलर कोड और नंबर को एक कंप्यूटर डाटा में क्या किया गया, सेट कर दिया गया, और उस बेसिस पे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आइडेंटिफिकेशन किया गया तो उसको क्या बोला गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोला गया। तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या किया गया, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव, उसके क्वांटिटेटिव असेसमेंट करके फिर क्लासिफिकेशन किया गया, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड differences in order to make
ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो ये सभी पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर मान लीजिए फॉसिल्स एविडेंस किसी का अब्सेंट है, तो हम कौन कौन से ब्रांचेज का यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे, किसी भी प्लांट वाले ऑर्गेनिज्म को, सिंपली यहाँ प्लांट से मतलब है, किसी भी प्लांट उसके जो प्लांट के जो स्पेसीज है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कि साइटोटैक्सोनॉमी उसका देखेंगे, केमोटैक्सोनॉमी उसका देखेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखेंगे, और तब उस बेसिस पे तब उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फिर देखा गया क्या कि जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था उसमें एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा गया, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अलावा ये तीनों देखा गया, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और इसके अलावा क्या देखा गया, मॉर्फोलॉजी देखा गया। मॉर्फोलॉजी बताए थे कि उस पार्टिकुलर स्पेसिस का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। फिर देखा गया एनाटोमी देखा गया। एनाटोमी में क्या आ जाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे उसके अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनाटोमी बोलेंगे। फिर देखेंगे साइटोलॉजी का भी स्टडी किया गया, उसके अंदर उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब क्या कि उसके अंदर किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस तरीके से पर्टिकुलर जो उसके अंदर फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको फिजियोलॉजी बोला गया। ऑन्टोजेनी, उसके अंदर इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, देखते हैं कि प्लांट के अंदर, जो प्लांट के सीड के अंदर जो इम्ब्रियो होता है वो पर्टिकुलर इम्ब्रियो कैसे बन रहे हैं, उसको ऑन्टोजेनी बोला गया। फिर उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कि ये सेक्सुअली कर रहा है। फिर देखा गया साइटोकेमिस्ट्री। वो साइटोकेमिस्ट्री कहने का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर उस सेल के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है। या फिर देखा गया क्या कि बायोकेमिस्ट्री, उसके जो जो सेलुलर कंपोनेंट है उस वो किस किस केमिकल से बने हुए हैं, तो उसको बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया गया। तो ये सभी का स्टडी करने के बाद, और इसके साथ साथ क्या था, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या स्टडी किया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो बाकी दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं था। इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी करने के साथ साथ हम बाकी ये सभी का स्टडी करके तब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। और तब उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं कि जो प्लांटिंग जो किंगडम है इसके डिवीजन कौन कौन से हैं। तो इसके डिवीजन क्या है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, तो आप क्या आंसर कीजिएगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज्यादा एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पिबुलेशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के साथ साथ इसके डिफरेंट और भी स्टडी किए गए, जैसे मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया गया, एनाटॉमिकल स्टडी किया गया, साइकोलॉजिकल स्टडी किया गया, फिजियोलॉजिकल स्टडी किया गया, ऑन्टोजेनेसिस का स्टडी किया गया, रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से कर रहा है उसका स्टडी किया गया, उसका साइटो केमिकल का उसका स्टडी किया गया, बायोकेमिकल का उसका स्टडी किया गया। तो सभी के स्टडी करने के बाद क्या एक पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, तो उसको क्या बोला गया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके बाद जो प्लांटेड किंगडम को सबसे पहले दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक को बोला जाता है क्रिप्टोगेमी और एक को बोला जाता है फेनड्रोगेमी। तो हम लोग देखते हैं कि मेन किंगडम कौन सा है, प्लांटिक किंगडम है। किंगडम मेन किंगडम क्या है, प्लांटिक किंगडम, जो आर.एच. व्हाइटकर ने दिया था। हाँ, अब आर.एच. व्हाइटकर ने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें हम लोग 3 पढ़ चुके थे, इसमें प्लांटी पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए प्लांटी में क्या है, इसके दो सब किंगडम, इस प्लांटी के दो सब किंगडम है, यहाँ पे लिख देते हैं सब किंगडम। अब याद रखिएगा हम जो टर्म यूज करते हैं फॉर, जैसे किंगडम के अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, जैसे एनिमल का जब केस आएगा तो एनिमल किंगडम में हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। प्लांट के केस में क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो ये सब किंगडम में क्या क्या आता है, क्रिप्टोगेमी और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेनड्रोगेमी।
क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जिसमें क्या है, फ्लावर नहीं होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसको सॉरी नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और ये क्या है आपका, इसके अंदर कौन से प्लांट आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। अब क्रिप्टोगेमी के अंदर ही इसके इसके अंदर 3 डिवीजन आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से 3 डिवीजन है? तो इसमें पहला जो डिवीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं। पहला डिवीजन क्या है? थैलोफाइटा। दूसरा जो डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और जो तीसरा डिवीजन उसको क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा बोलते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट, जो इसके अंदर फेंड्रोगेमी को क्या बोलते, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। इसमें क्या है, 2 ग्रुप आते हैं, जिम्नोस्पर्मी और दूसरा है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी। तो ये सभी क्या है, पार्टिकुलर इसके सिस्टम, इसके प्लांटी के अंदर ये सारे क्या है, 2 सब किंगडम याद रखिएगा। एक क्रिप्टोगेमी है और दूसरा क्या है, फेंड्रोगेमी है। क्रिप्टोगेमी के अंदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, इसमें फ्लावरिंग नहीं होते हैं। और फेंड्रोगेमी में फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट के क्या है, इसके 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि फ्लावरिंग प्लांट के 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। अब इसके भी फर्दर ग्रुप हैं, जैसे हम लोग को पढ़ना है थैलोफाइटा के अंदर क्या है, क्लोरोफाइसी है, मतलब ब्लू। इसके अंदर सिंपली क्या आते हैं, थैलोफाइटा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं क्या, एल्गी आते हैं। अब एल्गी के अंदर देखिएगा, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, उसी तरह ब्राउन ब्राउन एल्गी है। तो एक तो हो गया ग्रीन एल्गी, उसका दूसरा हो गया ब्राउन एल्गी और तीसरा हो गया रेड एल्गी। मतलब 3 तरह के एल्गी हैं, सभी को क्या अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा गया, क्लोरोफाइसी में रखा गया है। ब्राउन एल्गी को कहाँ रखा गया, फियोफाइसी में रखा गया है। रेड एल्गी को कहाँ रखा गया, रोडोफाइसी में रखा गया है। उसी तरह ब्रायोफाइटा के 2 और ग्रुप हैं, लीवरवर्ट बोलते हैं और मॉसिस बोलते हैं। टेरिडोफाइटा के और भी ग्रुप हैं, जिसको डिटेल नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सबके। सिलोप्सीडा है, लाइकोप्सीडा है, स्फेनोप्सीडा है, टेरोप्सीडा है। ये क्या है, टेरिडोफाइटा की फर्दर क्लासिफिकेशन। जिम्नोस्पर्मी में क्या है, जेनोप्सीडा है, साइकेडोप्सीडा है। उसकी तरह एंजियोस्पर्म में क्या है, मोनोकोटिलीडन प्लांट है और डाइकोटिलीडन प्लांट है। तो ये सब क्या है, हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके फर्दर इसके क्लासेस देख लेते हैं। ये क्या है, इसका डिवीजन हो गया, याद रखिएगा। किंगडम, मेन किंगडम प्लांटी हो गए, सब किंगडम क्रिप्टोगेमी और फेंड्रोगेमी हो गए, डिवीजन ये सभी हो गए। और इस डिवीजन के फर्दर क्या है, क्लासेस हैं, उस क्लासेस को देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन से क्लास आते हैं? मान लीजिए थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा क्या है, ये डिवीजन थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आ गए। अब इसके अंदर जो आएंगे वो सब क्या है, क्लास है। क्लास कौन कौन से हो गए? क्लास हो गए क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी जिसके अंदर ग्रीन एल्गी आते हैं। दूसरा जो क्लास है इसके अंदर क्या है, फियोफाइसी है, जिसके अंदर ब्राउन एल्गी आते हैं। और जो तीसरा जो है वो क्या है, रोडोफाइसी है, जिसके अंदर रेड एल्गी आते हैं। तो सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या है, जो दूसरा जो डिवीजन हो क्या है, ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा के अंदर क्या है, जो फर्दर क्लासेस कौन कौन से हैं, इसके अंदर जो क्लास देखिएगा तो क्या है, लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट है, मॉसेस है। फिर इसके बाद जब देखिएगा टेरिडोफाइटा के अंदर डिवीजन, टेरिडोफाइटा, इसके अंदर क्या क्या देखिएगा, इसके अंदर भी क्या फर्दर क्लासेस है। ये सभी क्या है, क्लास है। पहला जो क्लास का नाम क्या है, सिलोप्सीडा है, पी साइलेंट रखते हैं, सिलोप्सीडा।
उसी तरह क्या होगा इसमें, लाइकोप्सीडा होगा, लाइकोप्सीडा। फिर तीसरा होगा स्फेनोप्सीडा। जो चौथा इसके अंदर होगा उसको हम बोलते हैं टेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा। तो क्या इसके फर्दर क्या है, 4 क्लासेस। इसके बाद हम लोग देखें जिम्नोस्पर्म का देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में देखिए क्या इसके भी फर्दर 3 क्लासेस हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म में, सॉरी, इसके अंदर जो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्मी के अंदर भी क्या है, फर्दर क्या है, क्लासेस है। एक क्या हो गया, डिवीजन हो गया, और इसका जो क्लास हो गया, कौन कौन सा क्लास हो गया तो देखिएगा। ये क्लास हो गया कॉनिफेरोप्सीडा, जो कॉनिफर वगैरह इसके अंदर आते हैं। फिर देखते हैं क्या, जेनोप जेनोप्सीडा, उसी तरह बोलते हैं साइकेडोप्सीडा। इसके क्या है, फर्दर क्लासेस। फिर से देखते हैं एनजीओस्पर्म में, देखते हैं क्या है एनजीओस्पर्मी में। इसके अंदर 2 क्लास आते हैं, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे थाइलोफाइटा। और आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। और हम थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तक ही पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या है, सिलेबस हटा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। किसी को डाउट है तो पूछिए। आप लोग का टेस्ट कब है, कितने बजे से? शाम में है, 4 बजे से है? यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। 4 बजे से। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ दिक्कत होगा तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो मीटिंग इन करते हैं। सभी लोगों को बाय।